नमस्ते जया दीदी। नमस्कार ज्योति। दीदी, क्या आज हम सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली महिला हिंसा और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर सकते हैं? क्यों नहीं ज्योति, बिल्कुल कर सकते हैं। और वैसे भी समाज में इस प्रकार की हिंसा के प्रति महिलाओं को भी जागरूक होना चाहिए। चलो आज हम कुछ केस कहानियाँ लेते हैं जिनकी मदद से हम सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली महिला हिंसा के प्रकारों को सही तरह से समझ सकेंगे। तो पहली कहानी से शुरू करें दीदी? बिल्कुल। पहली कहानी है यौन उत्पीड़न, पीछा करना। पूनम 15 साल की लड़की है जो स्कूल के बाद खेतों में अपनी माँ की मदद करती है। हाल ही में पड़ोस के कुछ लड़के उसका पीछा करते हैं और अश्लील बातें कहते हैं। रोहित नाम का एक लड़का उससे दोस्ती का प्रस्ताव रखता है और मना करने पर धमकाता है। पूनम अकेले बाहर जाने में डरती है और घर वालों को बताने में संकोच करती है। उसकी दोस्त सोनी ने कहा कि वह रोहित की माँ को ये सब बता सकती है, जो कि महिला समूह की सदस्य हैं, पर पूनम उलझन में है। तुम्हें क्या लगता है ज्योति, क्या पूनम को ये बात चुपचाप सहन कर लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं दीदी, ये तो स्पष्ट रूप से हिंसा है। पूनम को इस पर कदम उठाना चाहिए। सही कहा ज्योति। पीछा करना और अश्लील बातें यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आती हैं, जो दंडनीय अपराध है और पुलिस में शिकायत करने पर दोषियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अच्छा दीदी, अब चलें दूसरी कहानी की ओर। बिल्कुल। दूसरी कहानी है साइबर डिजिटल उत्पीड़न। बीना कक्षा 9 की होनहार छात्रा है जो कि ऑनलाइन क्लास के लिए घर के इकलौते मोबाइल का उपयोग करती है। कुछ सहपाठी लड़कों ने उसका नंबर लेकर उसे मैसेज और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू करा। बीना ने नज़रअंदाज किया तो लड़कों ने उसकी तस्वीर को अश्लील तरीके से एडिट कर उसे धमकी दी कि यदि वह जवाब नहीं देगी तो तस्वीरें वायरल, यानी सभी के मोबाइल या फेसबुक पर और इंटरनेट पर डाल देंगे। बीना डरी हुई थी और सोच रही है कि अगर उसने अपने माता पिता को बताया तो उसका फ़ोन छीन लिया जाएगा और पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। दीदी, ये भी तो एक प्रकार से पीछा करना हुआ ना, जैसा कि आपने पूनम की कहानी में बताया था। बिल्कुल सही कहा ज्योति, यह साइबर उत्पीड़न है। यह एक दंडनीय अपराध है। साइबर स्पेस एक सार्वजनिक स्थल की तरह है जहां अक्सर पितृसत्तात्मक सोच यानी पुरुष प्रधान मानसिकता उजागर होती है। इस सोच के कारण गुमनामी का लाभ उठाकर अलग अलग तरीकों से महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। दीदी, ऐसे में तो सवाल ये उठता है कि पीछा करने को अपराध कब माना जाए? ज्योति, पीछा करना तब अपराध होता है जब कोई व्यक्ति महिला का पीछा कर उसकी आपत्ति के बावजूद बातचीत बढ़ाने की कोशिश करता है। इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है, किसी भी तरह से उसे देखता है या जासूसी करता है, जिससे उसे डर या मानसिक अशांति होती है। ऐसी घटना चाहे इंटरनेट पर हो या रोजमर्रा के जीवन में, यह एक अपराध ही है और इसका डर लड़कियों और महिलाओं को कई अवसरों से वंचित रखता है। समझ गई दीदी। चलो अब अगली कहानी पे आते हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। मीना प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। स्कूल के प्रिंसिपल रुपेश उसे काम के बहाने स्कूल में रोकते हैं और मना करने पर नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। वह मीना के सामने अनुचित तस्वीरें देखते हैं और देर रात उसे फ़ोन पर अश्लील मैसेज भेजते हैं, जिसका जवाब ना मिलने पर वह मीना को सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं। मीना को नौकरी की सख्त ज़रूरत है पर वह डरी हुई है और कुछ समझ नहीं पा रही। दीदी, इस तरह की घटनाएं तो मैंने भी सुनी है। ज्योति, यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना है जो कानूनन अपराध है। साथ ही पुलिस में शिकायत करने पर इस पर कार्रवाई की जा सकती है। पॉश यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 महिलाओं के लिए सुरक्षा तंत्र स्थापित करता है, जिसमें अवांछित स्पर्श, यौन अनुग्रह की मांग, अश्लील सामग्री दिखाना और अन्य यौन हिंसा शामिल है। यौन उत्पीड़न किसी भी उम्र में हो सकता है। यह कपड़ों या प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि असमान संबंधों का परिणाम है।
यह कानून महिलाओं को समर्थन और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता है। पॉश अधिनियम के तहत हर संगठन को उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल के लिए एक आंतरिक समिति और नीति बनानी अनिवार्य है। सच में ऐसा कोई कानून है? ये तो मुझे पता ही नहीं था दीदी। चलो, अब मेरी सारी कहानियां खत्म हो गई। तो दीदी, क्या आप इन कहानियों के मुख्य बिंदुओं को सरल शब्दों में एक बार फिर से समझाएंगी? बिल्कुल ज्योति, तीनों कहानियां महिलाओं और लड़कियों पर हिंसा के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं, जो समाज में सामान्य मानी जाती हैं, क्योंकि उन्हें पुरुषों से कमतर समझा जाता है। जब महिलाएं हिंसा का सामना करती हैं, तो समाज उन्हें दोष देता है, जिससे उनकी शिक्षा और आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हिंसा किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। हमें इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। समुदाय के सभी सदस्य महिलाओं और लड़कियों का समर्थन करके माता, पिता, पति, दोस्त या जागरूक नागरिक के रूप में हिंसा के खिलाफ आवाज उठाकर बदलाव ला सकते हैं। पंचायत और सामुदायिक नेता मिलकर शून्य सहनशीलता यानी कि जीरो टॉलरेंस का माहौल बना सकते हैं, जिससे महिलाओं और लड़कियों के लिए हिंसा मुक्त समाज की स्थापना हो सके। यानी दीदी, जागरूक होकर ही हम इस तरह की हिंसा का सामना कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ अपनी आवाज ही नहीं, सही कदम भी उठाने जरूरी हैं। धन्यवाद दीदी, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को इतनी आसानी से समझाने के लिए। तो चलो, अब तुम भी इस सत्र के निष्कर्ष को आसान शब्दों में समझा दो, ताकि हम इसे यहीं विराम दे सकें। ठीक है दीदी, कोशिश करती हूँ। जब महिलाएं हिंसा का सामना करती हैं, तो अक्सर समाज उन्हें ही दोष देता है। इससे उनकी शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता बाधित होती है और समान संबंध बनाने में भी रुकावट आती है। सरकार और समाज के साथ ये CLF, VO और समूह की जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करें। बहुत ही सुंदर निष्कर्ष बताया ज्योति। तो चलो, आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का संवाद हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। अगले सत्र में हम मिलते हैं, तब तक हमारी ओर से नमस्कार। सहेंगे नहीं, कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे।